तो आज हम एक कमाल की किताब द थर्ड डोर पर बात करने वाले हैं। इसे एलेक्स बनायन ने लिखा है और इसकी कहानी शुरू होती है एक 18 साल के कॉलेज स्टूडेंट से। हाँ। जो अपने परिवार के डॉक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, लेकिन अंदर से वो बिल्कुल खोखला महसूस कर रहा है। और फिर उसके दिमाग में एक सवाल आता है। हाँ, एक ऐसा सवाल जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देता है। वो सोचता है कि बिल गेट्स ने अपनी पहली कंपनी कैसे बेची होगी जब उन्हें कोई जानता तक नहीं था। या स्टीवन स्पिलबर्ग। हाँ, स्टीवन स्पीलबर्ग दुनिया के सबसे बड़े डायरेक्टर कैसे बने जब वो बस एक गुमनाम लड़का थे जिसे स्टूडियो के गेट से ही भगा दिया जाता था। और ये सवाल बहुत जरूरी है क्योंकि हम सब सफलता को मतलब दो ही रास्तों से देखते हैं। बिल्कुल। पहला दरवाजा जहां 99% लोग लाइन में लगे हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और दूसरा इस विश्वास पर है कि हमेशा एक तीसरा दरवाजा होता है। अच्छा, ये दरवाजा लाइन से हटकर किसी गली में या शायद खिड़की से कूदकर अंदर जाने का रास्ता है। ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, ये एक माइंडसेट है। बिल्कुल। और इस मानसिकता को अपनाने के लिए सबसे पहली चीज जिसकी जरूरत थी वो थी पैसा। जाहिर है। और यहीं कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा आता है। मुझे तो ये बहुत पसंद है। गेम शो वाला। हाँ, मतलब कौन सोच सकता है कि बिल गेट्स का इंटरव्यू लेने का रास्ता एक गेम शो और एक सेल बोट से होकर जाएगा। ये किसी फिल्म की कहानी लगती है ना? एलेक्स ने गेम शो द प्राइस इज राइट में जाने का फैसला किया और ये कोई किस्मत का खेल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। उसने इस शो को बाकायदा हैक करने की ठान ली थी। हैक करना, ये शब्द यहाँ बिल्कुल सही है। उसने शो के पुराने एपिसोड देखे, ये समझा कि प्रोड्यूसर कैसे कंटेस्टेंट्स चुनते हैं। अच्छा। उसने चमकीले कपड़े पहने दर्शकों का ध्यान खींचने के लिए, मतलब दुपट्टों के कलेक्शन की एक झूठी कहानी बिगड़ दी। और शो के दौरान भी वो अंदाजा लगाने के लिए दर्शकों से इशारों में मदद मांग रहा था। उसने सिस्टम को समझा और फिर उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया। और ये काम कर गया। हाँ। उसने एक सेल बोट जीती जिसे बेचकर उसे करीब $16,000 मिले। ये थी उसके मिशन की पहली फंडिंग। ये दिखाता है कि लीक से हटकर सोचना सिर्फ एक कहावत नहीं है। कभी कभी सबसे पागलपन भरे आइडिया भी काम कर जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ एक और बात पर गौर करना जरूरी है। क्या ये तरीका हमेशा काम करता है? शायद नहीं। एलेक्स की उम्र और उसके भोलेपन ने भी इसमें एक भूमिका निभाई। सही बात है। अगर कोई 40 साल का व्यक्ति ऐसा करता तो शायद उसे अजीब समझा जाता। तो सबक ये भी है कि आपको सिस्टम को समझना है, लेकिन अपनी ताकत के हिसाब से रणनीति बनानी है। और एलेक्स की ताकत उसका युवा जोश था। बिल्कुल। तो पैसा तो आ गया, लेकिन अब असली पहाड़ चढ़ना था। उसने अपनी माँ की स्टोरेज क्लोजेट को अपना वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स बना लिया। वर्ल्ड हेडक्वार्टर्स। हाँ, और दुनिया के सबसे सफल लोगों को कोल्ड ईमेल करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे स्टीवन स्पीलबर्ग से मिलने का एक मौका मिला। और उसने तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। बिल्कुल नहीं। 600 पन्नों की जीवनी पढ़ डाली। और फिर वो रात आई। स्पीलबर्ग उसके ठीक सामने थे। और वो जम गया। उसका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि वो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाया। वो इसे द फ्लिंच कहता है। झिझक, वो डर जो हमें बड़े मौकों पर रोक देता है। हाँ। और ये फ्लिंच या झिझक हम सब महसूस करते हैं ना? बिल्कुल। जब किसी जरूरी व्यक्ति को फोन करना होता है या स्टेज पर बोलना होता है तो दिल जोर से धड़कने लगता है। ये वही डर है, अस्वीकृति का डर। हाँ, ये डर कि हम शायद काफी अच्छे नहीं हैं। किसी तरह उसने हिम्मत जुटाई, स्पीलबर्ग तक पहुंचा। और हैरान करने वाली बात ये थी कि स्पीलबर्ग ने उसे इंटरव्यू के लिए शायद में जवाब दिया। अरे वाह। लेकिन जैसे ही उनके असिस्टेंट ने कार्ड लेना चाहा, कॉलेज के डीन ने आकर उसे छीन लिया। ओहो। मौका हाथ से निकल गया। ये तो दिल तोड़ने वाला पल था। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या इतनी तैयारी का कोई फायदा हुआ अगर अंत में डर और एक बाहरी रुकावट ने सब कुछ बिगाड़ दिया? सवाल बहुत अच्छा है। पहली नजर में तो ये गलती ही लगती है। हाँ, लेकिन अगर हम गहराई से देखें तो यही असफलता उसे टिम फेरिस की किताब तक ले गई, जिसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। अच्छा। कभी कभी सबसे बड़ी विफलताएं ही आपको सही रास्ते पर धकेलती हैं। ये तीसरे दरवाजे की यात्रा का एक कड़वा लेकिन जरूरी हिस्सा है। मतलब हर दरवाजा नहीं खुलेगा? बिल्कुल, कुछ दरवाजे आपके मुंह पर बंद होंगे ताकि आप कोई दूसरा रास्ता खोज सकें। तो अब एलेक्स के पास टिम फेरिस की किताब से मिली एक नई रणनीति थी। लेकिन उससे पहले फेरिस से मिलना था। हाँ, उसने फेरिस तक पहुंचने के लिए जुनूनी कोशिशें की। एक कॉन्फ्रेंस में बाथरूम के पास छिपकर इंतजार किया, लगातार ईमेल भेजे। आखिरकार फेरिस ने उससे बात की
और कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह दी। क्या सलाह थी? पहला, लगातार कोशिश करो लेकिन परेशान मत करो। दूसरा, किसी ऐसे व्यक्ति के जरिए पहुंचो जिस पर वो भरोसा करते हो। और तीसरा, अपना मैसेज छोटा और सीधा रखो। तो फेस्ट की सलाह रणनीति के बारे में थी। हाँ, लेकिन सफलता के लिए सिर्फ रणनीति काफी नहीं होती। सही बात है। और यहीं पर हमें एक और गुरु क्यूई लू की कहानी मिलती है, जो उस समय माइक्रोसॉफ्ट के प्रेसिडेंट थे। अच्छा। उनकी कहानी अनुशासन और त्याग की एक मिसाल है। उन्होंने क्यूई टाइम नाम की एक चीज बनाई थी। क्यूई टाइम? ये क्या है? वो रोज सिर्फ 4 घंटे सोते थे और सुबह 5 से 9 बजे तक का समय सिर्फ सीखने, पढ़ने और सोचने में लगाते थे। 4 घंटे? हाँ, उनका मानना था कि भाग्य जैसी कोई चीज नहीं होती। भाग्य बस तब होता है जब आपकी तैयारी की मुलाकात एक मौके से हो जाती है। तो अब एलेक्स के पास टिम फेरिस से रणनीति थी और क्यूई लू से अनुशासन का पाठ। लेकिन एक चीज अभी भी बाकी थी, वो मानसिक मजबूती जो तब काम आती है जब सब कुछ गलत हो रहा हो। और ये सबक उसे एक ऐसी जगह से मिला जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। कहाँ से? एक बॉक्सिंग चैंपियन शुगर रे लियोनार्ड से। एक बॉक्सर से? हाँ, लियोनार्ड ने उसे छिपे हुए जलाशय के बारे में बताया। हिडन रेजर्वॉयर। हाँ, ये हमारे अंदर की ताकत का वो गहरा कुआं है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं होता। अच्छा। ये तब सामने आता है जब हमें लगता है कि हमारी सारी हिम्मत खत्म हो चुकी है, जब हम टूटने की कगार पर होते हैं। और ये छिपा हुआ जलाशय सिर्फ बॉक्सिंग रिंग के लिए नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। सोचिए उस रात के बारे में जब आप किसी प्रोजेक्ट की डेडलाइन के लिए जाग रहे थे और आपको लगा कि अब हिम्मत जवाब दे गई है, लेकिन फिर भी आपने काम पूरा किया। वही आपका हिडन रिजर्वॉयर था। सही। लियोनार्ड का कहना है कि महान लोग इस शक्ति को जानबूझकर इस्तेमाल करना सीखते हैं। वो उस दर्द के पार जाते हैं जहां ज्यादातर लोग रुक जाते हैं। अगर हम इन तीनों गुरुओं से मिले सबक को जोड़ें तो एक पैटर्न दिखता है। हाँ, एक पैटर्न है। फेरिस से रणनीति, मतलब कैसे पहुंचना है। क्यूई लू से अनुशासन, कैसे तैयारी करनी है। और लियोनार्ड से आंतरिक शक्ति, कि जब सब कुछ बिखर जाए तो कैसे टिके रहना है। ये यात्रा सिर्फ इंटरव्यू लेने के बारे में नहीं थी, ये सफलता के इन बिल्डिंग ब्लॉक्स को इकट्ठा करने के बारे में थी। इस सफर में उसे एलियट बिस्नो जैसा एक मेंटर भी मिला, जिसने उसे कुछ जमीनी नियम सिखाए, जैसे मीटिंग में कभी फोन मत देखो, हमेशा एक पेन रखो और सबसे जरूरी बात, अपनी कहानी बताने से मत डरो। बिल्कुल। एलियट ने ही एलेक्स को समझाया कि उसकी द प्राइज इज राइट वाली कहानी उसकी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि वो दिखाती है कि वो कौन है। और यहीं पर अवॉइडेंस लिस्ट का कॉन्सेप्ट आता है। हाँ, जो वॉरेन बफे का बताया जाता है। क्या है ये आइडिया? आइडिया ये है कि आप अपने जीवन के 25 सबसे जरूरी लक्ष्य लिखिए। ठीक है। फिर उनमें से टॉप 5 पर गोला लगाइए। अब बाकी बचे 20 लक्ष्यों को देखिए। ये आपकी हर कीमत पर नजरअंदाज करने वाली लिस्ट है। मतलब ये लक्ष्य जरूरी नहीं है? नहीं, ये अच्छे लक्ष्य हो सकते हैं, लेकिन यही वो चीजें हैं जो आपको आपके असली 5 लक्ष्यों से भटकाएंगी। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि फोकस कितना जरूरी है। और इसी सलाह का इस्तेमाल करके एलेक्स ने एलियट की एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर ठुकरा दिया, ताकि वो अपनी किताब पर फोकस कर सके। हाँ, लेकिन वॉरेन बफे का जिक्र आते ही एलेक्स के लिए उनसे मिलना एक जुनून बन गया। उसने उन्हें जूते भेजे, एक वेबसाइट बनाई और अपने एक और मेंटोर डैन पर भरोसा करके ओमाहा पहुंच गया, जिसने दावा किया था कि वो बफे को जानता है। और यही कहानी में सबसे बड़ा धोखा सामने आता है। एलेक्स को पता चलता है कि डैन ने बफे के साथ अपने रिश्ते के बारे में झूठ बोला था। वो महीनों से उसका इस्तेमाल कर रहा था। ये एक बहुत कड़वा सबक है। जब हम किसी चीज को बहुत ज्यादा चाहते हैं तो हम अक्सर चेतावनी के संकेतों को नजरअंदाज कर देते हैं। एलेक्स की हताशा ने उसे अंधा बना दिया था। जब मैंने पहली बार पढ़ा कि उसका मेंटर डैन झूठा निकला तो मुझे सच में बहुत निराशा हुई। हाँ, ये दिखाता है कि आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, हताशा आपको गलत लोगों पर भरोसा करने पर मजबूर कर सकती है। वो उस वक्त पूरी तरह टूट चुका था। लेकिन जैसा हमने पहले कहा, हाँ, कभी-कभी सबसे बड़ी असफलताएं ही आपको सही दिशा में ले जाती हैं। तो इस धोखे के बाद क्या हुआ? एक दिन वो किराने की दुकान के बाहर बैठा था जब अचानक लैरी किंग वहां आ गए। लैरी किंग? हाँ, एलेक्स ने हिम्मत करके उनसे इंटरव्यू का राज पूछा। और लैरी किंग की सलाह सुनने में बहुत सीधी लगती है। कोई रहस्य नहीं है, बस खुद बनो। लेकिन इसका मतलब गहरा है। इसका मतलब ये नहीं है कि तैयारी मत करो। तो फिर क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप किसी बड़े मौके का सामना करते हैं तो आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी प्रामाणिकता होती है। अपनी असलियत। बिल्कुल। दूसरों की नकल करने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद करने के बजाय
अपनी असलियत पर भरोसा करना ज्यादा असरदार होता है। इसके बाद उसकी मुलाकात एप्पल के सह संस्थापक स्टीव वॉज़नियाक से हुई और ये मुलाकात सफलता की परिभाषा पर ही सवाल खड़े कर देती है। कैसे? वॉज़नियाक चाहते तो स्टीव जॉब्स की तरह एक साम्राज्य बना सकते थे, लेकिन उन्होंने खुशी और अपनी शर्तों पर जीने की आज़ादी को चुना। ये हमें याद दिलाता है कि सफलता का कोई एक पैमाना नहीं होता। सही बात है। और फिर जेन गुडॉल के साथ इंटरव्यू में एक ऐसा मोड़ आया जिसकी एलेक्स ने कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ? बात करते करते उसे अचानक एहसास हुआ कि उसने अब तक जितने भी लोगों का इंटरव्यू लिया है वे सभी पुरुष थे। ओहो! अली क्षण था। उसे समझ आया कि वो अपनी पीढ़ी के लिए ज्ञान इकट्ठा कर रहा था, लेकिन अनजाने में दुनिया की आधी आबादी की आवाज और उनके अनुभवों को नजरअंदाज कर रहा था। ये कहानी में एक बड़ा बदलाव था। हाँ, अब ये सफर सिर्फ दूसरों से सीखने के बारे में नहीं था, बल्कि खुद की कमियों और पूर्वाग्रहों को समझने के बारे में भी बन गया था। इसी नई सोच के साथ वो पिटबुल से मिला। और पिटबुल का दर्शन तीसरे दरवाजे की मानसिकता के लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा, जीवन में एक इंटर्न बने रहने से बेहतर कुछ नहीं है। एक इंटर्न बने रहना? हाँ। इसका मतलब है कि चाहे आप कितने भी सफल हो जाएं, सीखने की भूख और विनम्रता कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। जिस दिन आपको लगता है कि आप सब कुछ जानते हैं, उसी दिन आपका विकास रुक जाता है। और अब आते हैं उस कहानी पर जो इस किताब के सारे सबक को एक साथ पिरो देती है, लेडी गागा की कहानी। सालों की कोशिश के बाद भी एलेक्स को गागा का इंटरव्यू नहीं मिल रहा था। फिर क्या हुआ? एक दिन एक मौके पर वो गागा की टीम के साथ एक कमरे में था। और ये वो समय था जब गागा अपने करियर के मुश्किल दौर से गुजर रही थी। अच्छा, उनके पिछले एल्बम को अच्छी प्रतिक्रिया नहीं मिली थी? हाँ, और मीडिया उनकी आलोचना कर रहा था। यहाँ पर एलेक्स ने अपनी सीखी हुई हर चीज का इस्तेमाल किया। उसने इंटरव्यू नहीं मांगा। नहीं, उसे पता था कि गागा को एक और इंटरव्यू की जरूरत नहीं है। उसे पिटबुल की बात याद थी। एक इंटर्न की तरह सोचो, मदद कैसे कर सकते हो। और उसे लैरी किंग की बात याद थी, प्रामाणिक बनो। हाँ, उसने गागा की आंखों में देखा और उसे उनकी परेशानी महसूस हुई। तो उसने क्या किया? उसने गागा को एक कहानी दी, एक विचार दिया। एक विचार? उसने कहा कि गागा का काम हमेशा से एक क्रिएटिव रिबेलियन यानी रचनात्मक विद्रोह रहा है और लोग हमेशा विद्रोहियों पर पत्थर फेंकते हैं। और ये शब्द क्रिएटिव रिबेलियन गागा को इतना पसंद आया कि उन्होंने इसे अपना लिया। एलेक्स ने कुछ मांगा नहीं, उसने कुछ दिया, उसने मूल्य प्रदान किया। और यही तीसरे दरवाजे का असली सार है। बिल्कुल। असली तीसरा दरवाजा किसी वीआईपी कमरे में घुसना नहीं है, ये समझना है कि आप दूसरों के लिए क्या मूल्य ला सकते हैं। जब आप लेने के बजाय देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। एलेक्स की यात्रा सिर्फ इंटरव्यू इकट्ठा करने से शुरू हुई थी, लेकिन अंत में यह देने और मदद करने के बारे में बन गई। और वही उसकी सबसे बड़ी सफलता थी। तो आज की इस चर्चा से जो सबसे बड़ी बात निकल कर आती है वो ये है कि तीसरा दरवाजा कोई मंजिल नहीं है, ये एक मानसिकता है। यह संभावना को देखने, असफलताओं से सीखने और अपना अनूठा रास्ता बनाने के बारे में है। ये लाइन में खड़े होकर इंतजार करने के बजाय किचन के दरवाजे पर दस्तक देने की हिम्मत करने के बारे में है। महान संगीत निर्माता क्विंसी जोन्स, जिनका इंटरव्यू भी एलेक्स ने लिया था, ने एक बहुत अच्छी बात कही थी। क्या? आपकी गलतियां आपका सबसे बड़ा उपहार हैं। बिल्कुल। एलेक्स की पूरी यात्रा असफलताओं और गलतियों से भरी थी। हाँ। बफे तक पहुंचने की उसकी जिद एक गलती थी, लेकिन उसने उसे हताशा के खतरों के बारे में सिखाया। और स्पीलबर्ग से मौका चूकना एक असफलता थी, लेकिन उसने उसे टिम फेरिस की ओर धकेला। हर गलती एक सबक थी। तो अंत में हम अपने श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहेंगे। अपनी जिंदगी में आप किस पहले दरवाजे की लाइन में खड़े हैं जहां भीड़ बहुत ज्यादा है और रास्ता बहुत लंबा? क्या कोई किचन का दरवाजा है जिस पर आप दस्तक दे सकते हैं? क्या कोई तीसरा दरवाजा है जिसे आप खोज सकते हैं?